हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 हिंदी के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी के एक टॉपिक नहीं, 2 टॉपिक नहीं, पूरे 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में? जो आपका 12th हिंदी व्याकरण है उसमें आपके मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, इन सभी टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टोटल मैं आपको 7 टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। टोटल आपको इस वीडियो में 28 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ऐसे ही अगर आप हिंदी और इंग्लिश सभी का वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जब आप हिंदी व्याकरण में जाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। इसमें आपको करना क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, आंखों का तारा, ठीक है, या आंख का तारा। तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, आपसे कहा जाएगा निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जैसे आंख का तारा है, पहले इसका आप अर्थ लिखिए। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्यारा। ठीक है, अब आपको वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है ऐसे और लिखना है। वाक्य प्रयोग में क्या करना है? जो ये क्वेश्चन है इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखिए, गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब आप यहाँ पर गणेश के जगह पर रमेश, महेश, मोहन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, वाक्य भी अलग लिख सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन आपका उस वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, देखिए आंख का तारा जो है वो इसमें आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग सही होगा। ऐसे ही आपको अर्थ लिखना है, फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होगा? ईद का चांद होना। तो ईद का चांद जो है वो कभी कभी दिखाई देता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी दर्शन देना, ठीक है, या कभी कभी दिखाई देना, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है, यानी कि उसके मित्र की नौकरी लगी, अब वो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, यानी कि वो ईद का चांद हो गया है। ठीक है, तो ईद का चांद होना, इसका वाक्य प्रयोग होगा नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, इसमें नंबर आपके रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना तीसरा। देखिए, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। ठीक है, गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, जब भी बोलो तो ऐसे जैसे गागर में सागर भर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ये जो क्वेश्चन आपका है ये इस वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, ये आपने किया, इसका ऐसे हेडिंग डाल देना है, उसके बाद में वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, जब भी बोलो तो ऐसे जैसे गागर में सागर भर रहे हो। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखिए, हमारा चौथा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, ये आपका लोकोक्ति है, यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये आपने भी सुना होगा अपने यहाँ। ठीक है, तो ये एक लोकोक्ति है। देखिए, इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। ठीक है, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्वालिटीज को नहीं समझ सकता, गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, वाक्य प्रयोग पहले हेडिंग डालेंगे हम, ये देखिए। ठीक है, और लिखेंगे अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, वो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। ठीक है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बताए, समझ में आ गया चारों क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन जो हमारा होगा वो नेक्स्ट टॉपिक से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संधि विच्छेद। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां आपको समझ में आ गया। अब संधि विच्छेद में क्या होता है, कैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखिए जैसे संधि विच्छेद में होगा क्या, ये आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे। जैसे दिया गया है 5वां क्वेश्चन, मदनोत्सव का संधि विच्छेद है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जो सही ऑप्शन है उसको आपको चूज करके लिखना होगा। ठीक है, तो का ऑप्शन है मदनोधन उत्सव, खा है मदन धन उत्सव, गा है मद धन उत्सव और घा है मदनोधन उत्सव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, ये मदन धन उत्सव। अब ये राइट क्यों होगा, देखिए मदनोत्सव है। ठीक है, तो मद जब आप बोलते हैं तो लास्ट में छोटा आ आता है। ठीक है, तो छोटा आ हो गया प्लस, देखिए और क्या है मद धन उत्सव मदनो। ठीक है, तो यहां पर ना में क्या है, छोटा आ आता है और उत्सव में छोटा उ आता है। ठीक है, तो छोटा आ प्लस छोटा उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो देखिए मदन धन उत्सव इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटा आ और छोटा उ मिलकर ओ बनाते हैं, छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, छोटा आ छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आप लोग जाकर सर्च करके देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो देखिए मदनोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर खा, मदन धन उत्सव। ठीक है, ऐसे देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कबिंदुतम का संधि विच्छेद है। कबिंदुतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है कबि धन इंदुतम, खा है क्वा धन इंदुतम, गा है कबि धन इंदुतम और घा है क्वा धन इंदुतम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, कबि धन इंदुतम। देखिए यहां पर ता कर दीजिएगा, दा और मां के बीच में आपको कर देना है ता। ठीक है, दा और मां के बीच में। ठीक है, ता नहीं लिखा गया है। तो यहां पर देखिए क्या है, कबि जब आप वी बोलते हैं तो यहां पर छोटी ई आता है। ठीक है, और इंदुतम में भी छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। ठीक है, तभी तो हुआ कबिंदुतम। तो कबि धन इंदुतम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए अद्यापि का संधि विच्छेद है। ठीक है, अद्यापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है आदि धन अपि, खा है आद्य धन अपि, गा है आदि धन अपि और घा है आधन द्यापि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अद्य धन अपि। ठीक है, अगर यहां पर अद्यपि होता, द पर बड़ा का मात्रा ना होता तो आपका आदि धन अपि होता। ठीक है, लेकिन यहां पर अद्यापि है तो आपका खा वाला ऑप्शन राइट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अद्य में लास्ट में आएगा छोटा आ और अपि में भी छोटा आ आता है। ठीक है, दोनों मिलकर बड़ा आ बनाएंगे तभी ये अद्यापि बनेगा। ठीक है, देखिए द्या पर बड़ा आ है। ठीक है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, का है चंद्रधन उदय, खा है चंद्रोधन दया, गा है चंद्रधन उदय और घा है चंद्रोधन दया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चंद्रधन उदया। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि छोटा आ, चंद्र में क्या आया, लास्ट में छोटा आ आया। ठीक है, उदया में क्या है, स्टार्ट में छोटा उ, तो ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चंद्रोदया, देखिए इसमें द्रो हो गया। ठीक है, तो छोटा आ और छोटा उ मिलकर ओ बनाते हैं। ठीक है, तो चंद्रोदय आपका राइट आंसर होगा। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का जो गा वाला ऑप्शन है ये राइट होगा। ठीक है, तो ये था आपका संधि विच्छेद। अब हम देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए क्या है, तो हमारा तीसरा टॉपिक है, तो जो हमारा तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट वो है विभक्ति और वचन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको विभक्ति और वचन पहचानना होता है। ठीक है, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, कौन सा वचन है। तो देखिए जैसे आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्ञा। ठीक है, राज्ञा में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये आपको इसमें पहचानना होता है। ठीक है, तो इसका तो आपको रूल्स पढ़ना होगा तो आप और अच्छे से पहचान जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए राज्ञा का ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एकवचन, गा है तृतीय विभक्ति एकवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो जो राज्ञा है इसमें होगा तृतीय विभक्ति एकवचन। ठीक है, 9 नंबर का गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप लोग बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं तो इसका कुछ रूल्स आपको जानना होगा। ठीक है, तब आप अच्छे से जान जाएंगे। ऐसे 10 नंबर देखिए हमारा क्या है, माधवस्य। माधवस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो का वाला ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, खा है षष्ठी विभक्ति एकवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, षष्ठी विभक्ति एकवचन। ठीक है, जो माधवस्य है इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये एक वचन है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो है सर्वश्याम। सर्वश्याम में कौन सी
सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, खा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, घा है सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो जो सर्वश्याम है, ठीक है, इसमें आपका सप्तमी विभक्ति होगा, एक वचन होगा। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, आप लोग कुछ रूल्स पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया? ऐसे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है नद्याम। नद्याम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन होगा, का है द्वितीय विभक्ति एक वचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है सप्तमी विभक्ति एक वचन और घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो नद्याम जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। तो ऐसे ही आपको विभक्ति और वचन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, जो राइट आंसर है वो आपको लिखना होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में 95% प्लस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियां, विभक्ति और वचन, संधि विच्छेद, इसमें कोई एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि यही आएगा। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया विभक्ति और वचन। अब चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शब्द युग्म। नाम से ही स्पष्ट है, शब्द युग्म, इसका मतलब शब्दों का जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो शब्द युग्म का मतलब क्या होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन है अचार और आचार, ठीक है, बीच में ऐसे लगा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सही अर्थ क्या होगा। जो अचार है पहले, उसका अर्थ पहले होगा, जो आचार है इसका अर्थ बाद में होगा, यानी कि जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए, का है बुरा और आचरण, बुरा आचरण और अच्छा, ठीक है, खा है मुरब्बा और आचरण, गा है स्थिर और चल और घा है आम और चारा। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है। देखिए अचार का मतलब होता है मुरब्बा, ठीक है, और आचार का मतलब होता है आचरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुरब्बा और आचरण, ठीक है। ये अचार आचार का सही अर्थ होगा, यानी कि जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। सिर्फ आपको ये चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका कौन सा मीनिंग राइट होगा। ऐसे देखिए 14 नंबर है परिणय और परिणय, ठीक है, इन दोनों का अर्थ क्या होगा। का है प्रणाम और परिणाम, खा है परिणाम और प्रणाम, गा है प्रेम और विवाह, घा है प्रेम और प्रयारा, ठीक है। तो परिणय और परिणय का सही अर्थ होगा। देखिए दोनों बोलने में सेम लग रहे हैं, परिणय और परिणय, ठीक है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन अर्थ इनके आप लोगों को सही अर्थ बताना है। तो परिणय का मतलब होता है विवाह, प्रेम, ठीक है, और परिणय का मतलब होता है विवाह। तो प्रेम और विवाह इसका राइट आंसर होगा, यानी कि परिणय का मतलब प्रेम और परिणय का मतलब विवाह। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सही ऑप्शन चूज करके इसमें लिखना होता है जो राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, क्योंकि हम एक एक टॉपिक के 4-4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न अन्य, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अन्न और अन्य, ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। का है अनाज और दूसरा, खा है भोजन और अनेक, गा है गेहूं और वह, घा है बेकार और दूसरा। तो देखिए अन्न का मतलब अनाज हो गया, सभी को पता है अन्न का मतलब अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, अनाज और दूसरा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपिस कपीस, इसका राइट आंसर क्या होगा। कपिस और कपीस, का है मटमैला और अंगद, खा है सुग्रीव और काला, गा है बाली और सुग्रीव, घा है मटमैला और सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मटमैला और सुग्रीव, ठीक है। तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही आपको शब्द युग्म में 2 शब्द दिए रहेंगे, उसका सही अर्थ लिखना होगा। जो पहले है उसका मीनिंग आपको पहले, जो बाद में उसका मीनिंग बाद में, ठीक है। तो ऐसे सही अर्थ आपको चूज करके लिखना है। तो ये हमारा था नेक्स्ट टॉपिक। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब पर्यायवाची शब्द या जिसके अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। जैसे आपका है कंचन, ठीक है, कंचन को हम धतूरा सोना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है, वही आपको लिखना है। जैसे 17 नंबर देखिए कंचन, कंचन को हम लिख सकते हैं सोना, इसका और नाम है सोना, ठीक है, धतूरा, सोना धतूरा, ठीक है। तो इसके हम कई अर्थ लिख सकते हैं, चाहे सोना, धतूरा या धन दौलत, कुछ भी आप लिख सकते हैं, धन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दौलत। तो आपका जो कंचन है इसको हम और नामों से भी जानते हैं, इसके कई अर्थ हैं, सोना, धतूरा, धन, दौलत, ठीक है। ऐसे देखिए अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, जैसे हमारा आकाश है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द हम आकाश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे
आकाश, ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं अंत रहित, जिसका कोई अंत ना हो, अंत रहित, ठीक है, या विष्णु लिख सकते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द, इनका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है, तो विष्णु। तो ये आप लोग लिख सकते हैं इनके पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अनंत को हम और नामों से जानते हैं, आकाश, अंत रहित, विष्णु। देखिए आकाश का भी कोई अंत नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम अनंत कह सकते हैं। ऐसे 19 नंबर देखिए अंबर, अंबर का हो जाएगा आकाश, अंबर, आकाश को भी हम अंबर कहते हैं। वस्त्र हमारा हो गया, ठीक है, जो वस्त्र हम पहनते हैं, ठीक है, वस्त्र। और अंबर एक इत्र भी होता है, एक इत्र, ठीक है, तो आप ऐसे इसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा यानी कि अनेकार्थी शब्द होगा वो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके कई अर्थ हैं, इसको इत्र कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया अंबर का पर्यायवाची शब्द। ऐसे देखिए पयोधर, पयोधर हम किसको कहते हैं, बादल को भी पयोधर कहते हैं, ठीक है, समुद्र को भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होंगे। पहले हम पर्यायवाची शब्द बोलते थे, अब इसको हम इंटर में अनेकार्थी शब्द बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बादल और समुद्र, ठीक है, समुद्र, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे या अनेकार्थी शब्द होंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा, एक ही दो, आपको एक दो ही लिखना है। मैंने चार चार सबका बता दिया, तीन तीन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। चलिए अब अपना देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज करना है। जैसे देखिए 21 नंबर है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, अविश्वसनीय। और जिस पर विश्वास किया जा सके, ये क्वेश्चन भी आता है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे विश्वसनीय, ठीक है। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम एक शब्द में कहते हैं अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय। ऐसे देखिए 22 नंबर है, जो कम बोलता हो या कम बोलने वाला उसको हम लोग बोलते हैं मितभाषी, मितभाषी, जो कम बोलता हो, ठीक है, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, मितभाषी कहेंगे। तो जो कम बोलता हो उसको हम एक शब्द में बोलते हैं मितभाषी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा कम बोलता है उसको आप लोग मितभाषी बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि वो मुझे कह रहे हैं जो कम बोलता हो, ठीक है, यानी कि मैं कम बोल रहा हूं। ऐसे देखिए 23 नंबर हमारा क्या है, जो जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अज्ञेय, ठीक है, उसे हम लोग एक शब्द में कहेंगे अज्ञेय, जो जाना ना जा सके, ठीक है, समझ में आया। तो ये तीसरा क्वेश्चन 23 नंबर। 24 नंबर है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम एक शब्द में बोलते हैं जितेंद्रिय। तो ये हो गया आपका जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बहुत ही सिंपल सा है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उनको आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है वाक्य संशोधन, ठीक है। तो देखिए हमारा लास्ट टॉपिक, चलिए देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब, संशोधन वर्ड तो आपने सुना होगा, संशोधन का मतलब संशोधित करना, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन करना, कुछ गलतियां होती है। जैसे आपके जो वाक्य चारों दिए गए हैं इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां, वही आपको सही करना होगा, उसी को हम बोलते हैं वाक्य संशोधन। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंटैक्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, उसमें क्या है, सेंटेंस दिया गया है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, उसको आप सही करके लिखिए। वही सेम चीज हिंदी में उसको हम बोलते हैं वाक्य संशोधन, ठीक है। तो क्या है 25 नंबर देखिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। इसमें गलती क्या है, देखिए अनेकों लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है, यहां पर अगर हम अनेक लिखेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है, ठीक है। तो अनेकों आप लोग मत लिखिएगा क्योंकि अनेक जो है ये खुद में प्लूरल है, बहुवचन है, तो अनेकों लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए 26 नंबर क्या है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गई। इसमें गलती क्या है, आप लोग बोलेंगे तो आपको गलतियां पता चल जाएंगी। आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गई, इसमें गलती सिंपल दिख रहा है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग बोलकर पहले देखिए उसमें आपको गलतियां आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें आशीर्वाद भी गलत लिखा है। देखिए बहुत सारे टीचर आप में जो रहे होंगे हिंदी के, वो आपसे कहते होंगे सर मतलब आप सिर्फ आशीर्वाद लिखिए, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वही आपको यहां पर दिया गया। देखिए यहां पर लिखेंगे आपके
आपके आशीर्वाद, ठीक है, इस प्रकार से हम आशीर्वाद लिखेंगे, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, ठीक है, हो गई नहीं रहेगा, हो गया रहेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी जो गलतियां हैं वो आपको वाक्य संशोधन में सही करके लिखना होता है। नाम से स्पष्ट है, वाक्य संशोधन, ठीक है। अच्छा 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इसमें गलती क्या है? इसमें आप इस प्रकार से लिखिए, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इस प्रकार से नहीं रहेगा, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। तो इसमें क्या है, ऐसे भी आ सकता है कि आपको जो वर्ड है वो आगे पीछे करना पड़े, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ठीक है। बस इतनी सी गलती थी कि आगे पीछे वर्ड थोड़ा गलत था, ठीक है। तो रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो ये आपका राइट होगा, ठीक है। ऐसे देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलेगा। तो इसमें गलती क्या है, देखिए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलेगा यानी कि गाय शुद्ध है, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से लिखिए, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, ठीक है। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, क्योंकि जो दूध है उसकी विशेषता बताई जा रही है, शुद्ध दूध। तो आपको गाय के पास लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही करके लिखना होगा। तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए अब हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। हमने इस वीडियो में पढ़ा वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में संधि विच्छेद विभक्ति और वचन हमने पढ़ा, और सबसे पहले हमने पढ़ा मुहावरे और लोकोक्तियां। तो यहीं पर जो हमारे 12th हिंदी व्याकरण के 28 क्वेश्चंस थे, यानी कि 7 टॉपिक आपके थे, वो यहीं पर फिनिश होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।